The poem is set in the city of Hiroshima in Japan, the day when Allied forces dropped the atom bomb on the city in an attempt to force the Japanese emperor to surrender and end the Second World War. ये पोम सेट है सिटी ऑफ हिरोशिमा पर, जापान में। जब एलीट फोर्सेस, एलीट का मतलब होता है, एलीट कोई समझता है आप में से? क्या मतलब होता है एलीट का? आप लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं ना ये पोयम? हम्म। मैम आर्मी वगैरह से रिलेटेड। रिलेटेड फ्रेंड्स तो का है। ग्रुप। एलीट का मतलब होता है किसका ग्रुप, क्या चीज? फ्रेंडली कंट्रीज का ग्रुप। हम्म। एलीट का वैसे मीनिंग होता है हेल्पिंग हैंड्स। बहुत सारे जो यहाँ पर कंट्रीज हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक ग्रुप वो बन गया, एक साइड दूसरा ग्रुप बन गया। जैसे टर्की पर अटैक कर रहा है रशिया, तो रशिया के साथ एक दो, अभी तो खैर रशिया अकेला ही कर रहा है, मान लीजिए रशिया के साथ दो तीन कंट्रीज और मिलकर सपोर्ट कर रही होती हैं, सब मिलकर ये काम कर रही होती है, तो वो एलीट ग्रुप होता है। हेल्पिंग, एक दूसरे को हेल्प करता हुआ। हेल्पिंग तो और थोड़ा वैसा हो जाएगा, सपोर्ट करता हुआ। तो ये जो पोम है ये दिखाती है हिरोशिमा पर जब अटैक हुआ था, एलीट फोर्सेस, कई सारी कंट्रीज आपस में मिलकर उन्होंने ड्रॉप किया था, मेन तो अमेरिका ही था। हम्म। ड्रॉप किया था एटम बॉम्ब ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा, जापान की सिटी पर। क्यों? वो चाहते थे जापानीज एम्परर जो है वो सरेंडर कर दें, जो कर नहीं रहे थे। और अगर वो सरेंडर कर देते तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो जाता, जो हुआ नहीं। द पोइट हैज poignantly used द सेटिंग। पोइट ने poignantly, सिग्निफिकेंटली ये सेटिंग यूज की है डिस्क्राइब करने के लिए, उस हॉरर को डिस्क्राइब करने के लिए। अनलीज्ड, स्प्रेड, अनलीज्ड स्प्रेड जो फैल गया था हिरोशिमा में, बाय द ड्रॉपिंग ऑफ द फर्स्ट, जब पहला बॉम्ब गिरा। और ये पहला पहला फर्स्ट एवर न्यूक्लियर बॉम्ब, जो पहला फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब था, उसको एक्सपेरिमेंट किया गया हिरोशिमा पर। द पोम बिगिंस विद अ काम ब्यूटीफुल मॉर्निंग। ये पोम स्टार्ट होती है, बहुत ही खूबसूरत सुबह है। When people preparing for the routine errands were caught unaware by a huge bomb explosion that engulfed the city. रूटीन इवेंट्स, रूटीन वर्क्स। लोग जो है वो तैयार हो रहे हैं मॉर्निंग में, नाश्ता पानी, अखबार। अचानक से पूरी तरीके से कॉट अनअवेयर, वो पूरी तरीके से अनअवेयर थे, अनकॉशियस थे कि एक बहुत बड़ा बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ है उनके यहाँ, और जिस एक्सप्लोजन ने उनकी पूरी सिटी को घेर लिया। उनको पता ही नहीं था। सिंस द पोइट हैज रिटन इट इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री, चूंकि पोइट ने इस पोम को जर्नल एंट्री के रूप में लिखा है। जर्नल एंट्री होती है, आप कहीं निकले हैं और वहां जो जो आप चीज देख रहे हैं उसको डेट वाइज मेंशन करते हुए चलना। तो ये भी इसी टाइप से मेंशन करते हुए चलेंगे कि ऐसा हुआ, फिर ये आदमी यहाँ था, थोड़ा आगे बढ़ा, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इस टाइप से। तो आंखों देखा आप सीन देखेंगे यहाँ पर। देयर इज अ ग्रेजुअल नरेशन ऑफ व्हाट हैपेंड। ग्रेजुअल, धीरे धीरे नरेट किया जा रहा है कि क्या घटित हुआ ऑन दैट पर्टिकुलर डे, उसके साथ, उसकी वाइफ के साथ, और जो सिटी के जो लोग थे उनके साथ, और उस सिटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके साथ। The impact of the explosion has been defined by the collapse of roofs, the walls of the buildings, the debris,
that got scattered all over and the dust that engulfed the entire city. एक्सप्लोजन का जो इम्पैक्ट था हैज बीन डिफाइंड, उसको डिफाइन किया गया है कि देखिए जो रूफ्स थे, छतें थी, कोलैप्स हो गई, गिर गई। बिल्डिंग की जो दीवारें थी गिर गई। डेब्रिस मलबा गॉट स्कैटर्ड, दूर दूर तक फैल गया। और धूल ने, डस्ट ने पूरे सिटी को एनगल्फ कर लिया। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द फायर स्प्रेंग अप इन द डस्ट, जो धूल थी ना, वहां पर चिंगारियां आ रही थी आग की, एंड स्प्रेड वाइडली, और वो आग की चिंगारियां बहुत तेजी से हवा में फैल रही थी। इट अपियर द सिटी, ऐसा लगा कि जो शहर है, we saw a beautiful sunny morning with shining leaves, shadows, was now covered under an awful blanket of smoke and fire. एकदम सीन चेंज हो गया। सिटी जिसने देखा एक खूबसूरत मॉर्निंग, सनी मॉर्निंग, चमकते हुए पत्ते, परछाइयां, वो सिटी एकदम कन्वर्ट हो गया awful, horrible blanket of smoke और फायर में। The poet has further narrated the pathetic condition of the effect of the explosion by describing how he stumbled against the head of a man. पोइट ने आगे नरेट किया एक्सप्लोजन के पैथेटिक कंडीशन को, ये डिस्क्राइब करते हुए कि कैसे वो जब चल रहा है तो एक हेड ऑफ मैन उसको रास्ते में पड़ा हुआ नजर आया, उससे वो टकरा गया। वो वॉज क्रस्ड टू डेथ। ये जो आदमी था ना, इसकी डेथ कैसे हुई थी? ये आदमी क्रस्ड टू डेथ हुआ था, इसके ऊपर कुछ गिरा था, मलबा गिरा हो, कुछ भी गिरा था, और ये गेट के नीचे पड़ा था, अंडर अ गेट, ये क्रस्ट हो गया था। गेट का मलबा गिरा हो, गेट की चौखट गिरी हो, इसकी डेथ नेचुरल नहीं लग रही थी, क्रस्ट होकर हुई थी। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, ही सॉ द शेडोज लाइक अपीयरेंसेस ऑफ पीपल, जो लोग थे वहां पर, लोग लोग नजर नहीं आ रहे थे, ऐसे लग रहा था वो शेडो है, परछाइयां हैं। सम ऑफ देम लुक लाइक गोस्ट, कुछ उसमें से भूतों की तरह नजर आ रहे थे, कुछ स्केयरक्रोज की तरह। स्केयरक्रोज क्या होता है? स्केयरक्रोज क्या होता है? मैम जो खेतों वगैरह में कौवे या फिर मतलब चिड़ियों वगैरह को करेक्ट। भगाने के लिए लगाया जाता है। हम्म। आप लोगों ने स्कूल में वो पढ़ ली करेक्ट नहीं? वर्ड याद नहीं आ रहा। स्कूल में पढ़ ली नहीं? यस मैम। ओके। तो कुछ लग रहे थे स्केयर क्रोज की तरफ। बगीचों में वो एक पुतला सा बना दिया जाता है, वो कौओं को डराता है, कौवे सोचते हैं आदमी खड़ा है ना। कुछ लोग वैसे लग रहे थे अंडर द इम्पैक्ट ऑफ एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन की वजह से। एक्सप्लोजन ने रिप्ड कर दिया था, रिप्ड का मतलब था टीयर, फाड़ देना, और जलाती थी इन लोगों की स्किन। द एक्सप्लोजन कॉज्ड थर्मल रेडिएशन, एक्सप्लोजन से थर्मल रेडिएशन हुआ था, डेट बर्न द सराउंडिंग्स विद एक्सट्रीम हीट, और उस थर्मल रेडिएशन से, बहुत तेज गर्मी की वजह से आसपास की सराउंडिंग जल गई थी। दिस हैज बीन पोर्ट्रेट थ्रू पीपल वॉकिंग नेकेड एज देयर क्लॉथ्स गॉट बर्न बिकॉज ऑफ फायर एंड हीट। ये चीज दिखाई गई है इस पोयम में। लोग जो है नेकेड वॉक कर रहे हैं, क्लॉथ नहीं पहने हैं, सब जल गए उनके क्लॉथ, क्योंकि उनके सारे क्लॉथ जल गए फायर और हीट की वजह से। Finally, the poet has used the setting to depict the utter shock experienced by people that made them speechless and unable to cry in spite of their suffering and pain. फाइनली पोइट ने यहाँ पर एक सेटिंग यूज की है जो डिपिक्ट करती है
कंप्लीट शॉक। जो कंप्लीट शॉक एक्सपीरियंस किया लोगों ने, और लोग टोटली स्पीचलेस हो गए, और वो रो भी नहीं पा रहे थे क्योंकि इतना सफरिंग था, इतना पेन था। जब एक्सट्रीम लेवल का सफरिंग या पेन होता है, तो ये रोने धोने जैसी बातें तो कोई कर ही नहीं पाता। रो तो पाता ही नहीं है, मतलब बहुत छोटी चीज है रोना तो। ठीक है, तो कोई रो नहीं पा रहा था। अब आते हैं सेटिंग के। ये तो हो गई सेटिंग। सिम्बोलिज्म बड़ा खतरनाक है इसमें। थीम पर आते हैं। थीम देखिए, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द बॉम्ब। इस पोम की जो थीम है, द पोम रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा। हिरोशिमा पर जो बॉम्बिंग हुई, इसके द्वारा जो भी सिचुएशन थी वो दिखाई गई है। द नरेशन इन द पोम इज कैरीड आउट बाय अ डॉक्टर ऑन द स्पॉट। पूरा जो नरेशन है उसका जो नरेट करने वाले पर्सन है वो है एक डॉक्टर। ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट उन्होंने क्या क्या देखा। हु डिस्क्राइब्स हाउ एवरीवन वाज लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। पहले वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे सारे लोग नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे। व्हेन सडनली, तभी अचानक से, अ कैलेमिटी, एक आपदा, फेल ऑन देम, उन पर आई। द पोम बिगिंस ऑन अ काम नोट। पोम स्टार्ट होती है काम नोट के साथ। विद अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, खूबसूरत सुबह। शिमरिंग लीव्स, चमकते हुए पत्ते। वेयर पीपल वर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर डेली रूटीन, जहां पर लोग अपने आप को तैयार कर रहे थे डेली रूटीन के लिए। द मॉर्निंग स्ट्रेस्ड, काम, ब्यूटीफुल एंड वार्म। देन देयर वर टू सडन consecutive strong flashes with startled the narrator। फिर वहां पर दो तेज consecutive strong flashes, consecuted, एक के बाद alternate, एक के बाद दूसरा, strong flashes, चमक आई, विच स्टार्टेड, जिन्होंने डरा दिया नरेटर को, इमीजिएटली, तुरंत ही। इट वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट डिवेस्टेशन। ये एक बहुत ही बड़ी डिवेस्टेशन, डिवेस्टेशन मतलब डिस्ट्रक्शन का मामला था। द रूफ एंड द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग कोलैप्स। जो रूफ्स थी और जो वॉल्स थी उस बिल्डिंग की वो गिर गई। टिम्बर एंड डेवरिस पर स्कैटर्ड। लकड़ियां और जो डेवरिस था, मलबा था, वो दूर दूर तक फैल गया। एंड डस्ट स्विल्ड, और जो धूल थी बोलने लगी। द जनरल कंडीशन ऑफ डेवास्टेशन अफेक्टेड द इंडिविजुअल्स। जो जनरल कंडीशन थी डेवास्टेशन की, उसने हर एक व्यक्ति को अफेक्ट कर दिया, पहले फिजिकली फिर मेंटली। द पोइट हैज डिपिक्टेड द ग्रूसम रियलिटी ऑफ द फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव। पोइट ने यहाँ पर डिपिक्ट किया है ग्रूसम रियलिटी को, बहुत ही हॉरिबल रियलिटी, जो पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। ग्रूसम का मतलब हो जाता है घोस्ट लाइक, जो आप देख ना पाए, डरावना, डरावनी रियलिटी सामने आई। द यूएस ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा। ये उसी का ही पार्ट है ना, मेंटल एगोनी, उसी का पार्ट है ना बच्चों, आगे। यस मैम। ओके। तो पोइट ने ग्रूसम रियलिटी दिखाई है। द यूएस ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा। यूएस ने मैम, हिरोशिमा सिटी। हाँ। मैम ग्रीवसम का मतलब शायद गुस्सा होता है ना। नो, नो, नहीं, मैंने जो बोला ना, बहुत ही ज्यादा घोस्ट लाइक, हॉरिबल, उसको बोलते हैं ग्रूसम। गुस्सा नहीं होता। द यूएस ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा। यूएस ने हिरोशिमा सिटी पर गिराया लिटिल बॉय, ये बॉम्ब का नेम था। ऑन अगस्त 6, 1945, आफ्टर द जापानीज गवर्नमेंट रिफ्यूज टू सरेंडर। जब जापानीज गवर्नमेंट ने मना कर दिया सरेंडर करने से, अनकंडीशनली। अनकंडीशनली मतलब कोई कंडीशन रखे बिना उन्होंने मना कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। 3 डेज लेटर, जब उन्होंने मना कर दिया तो 3 दिन बाद, अगस्त 9 और 1945 को, दूसरा बॉम्ब ड्रॉप किया गया नागासाकी पर। द बॉम्बिंग्स वर सो सडन, बॉम्बिंग इतने तेज थे, दैट द पीपल वर ब्लोन ऑफ गार्ड बाय द ब्लास्ट, when it unleashed a situation of complete horror।
बॉम्ब ब्लास्ट इतने तेज थे, इतने सडन थे कि लोग जो थे ब्लोन ऑफ गार्ड हो गए। ब्लोन ऑफ गार्ड मतलब होता है पूरी तरीके से असुरक्षित हो जाना। ब्लोन ऑफ गार्ड फ्रेज है फुल्ली अनप्रोटेक्टेड इस ब्लास्ट के जरिए, क्योंकि इस ब्लास्ट ने अनलीज्ड किया, अनलीज्ड मतलब डिस्क्लोज करना, सामने लाना, एक ऐसी सिचुएशन सामने लाकर खड़ी कर दी इस ब्लास्ट ने जिसमें कंप्लीट हॉरर था, सिर्फ हॉरर ही हॉरर था। द प्लेस appeared लाइक अ हेल, जगह जो थी वो हेल की तरह नजर आ रही थी। विद द सर्वाइवर्स टचिंग देयर वे थ्रू द carnage, with molten skin dripping off their bodies, the smell of charred bodies, weak screams of dying for water। सिचुएशन कैसी थी? प्लेस एक हेल की तरह नजर आ रहा था, नरक की तरह। अब नरक का ही सीन है ये जो आप आगे देख रहे हैं, क्या हो रहा है। जो सर्वाइवर्स थे, मान लीजिए कुछ तो मर गए, जो सर्वाइवर्स थे वो टजिंग कर रहे थे। टजिंग मतलब होता है वॉक विथ हैवी फीट, बहुत ही भारी कदमों से, थके हारे से ऐसे वॉक कर रहे थे। कहाँ से? थ्रू द कार्नेस। कार्नेस का मीनिंग लिखिए, ग्रेट डेस्ट्रक्शन। उस बहुत बड़े डेस्ट्रक्शन से वो जब वो निकल रहे थे, सब जगह मलबा पड़ा हुआ है, डेड बॉडीज पड़ी हुई है, तो वो भारी भारी कदमों से निकल रहे थे। विद मॉल्टन स्किन। मॉल्टन स्किन, मॉल्टन का मतलब है पिघली हुई। उनकी जो स्किन थी वो पिघली हुई थी, और वो ड्रिपिंग ऑफ देयर बॉडी। सोच कर इमेजिन करके देखो, आपके हाथ की स्किन जो है वो पिघल पिघल कर जमीन पर गिर रही। ये हालात थे। स्मेल आ रही थी जलती हुई बॉडीज की। चार मतलब जैसे कोई चीज भूनते हैं ना, भूनता भूनते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है, तो ऐसी स्मेल आ रही थी सब जगह से। हेल ही हुआ ना ये। और बहुत वीक, लोग चिल्ला तो रहे थे लेकिन बहुत ही वीक वे में चिल्ला रहे थे, क्योंकि वो लोग डाइंग, मरे जा रहे थे क्योंकि पानी नहीं था। This unfortunate tragedy virtually wiped off the two cities and left a scar on the face of humanity। ये जो अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी हुई, वर्चुअली अगर हम देखें, फिजिकली हम देखें, तो इसने दो सिटीज को खत्म कर डाला, वाइप ऑफ कर डाला। और एक धब्बा, एक स्कार छोड़ दिया, किसके फेस पर? ऑन द फेस ऑफ ह्यूमैनिटी। कोई समझाएगा स्कार ऑन द फेस ऑफ ह्यूमैनिटी का मीनिंग? स्कार ऑन द फेस ऑफ ह्यूमैनिटी क्या मतलब है इसका? हम्म, बोलिए। हम्म। कोई नहीं बता पाएगा। हम्म। आप लोगों ने पढ़ रखी है ना ये? ह्यूमैनिटी क्या होता है? ह्यूमैनिटी क्या होता है बच्चों? इंसानियत। इंसानियत। इंसानियत के नाम पर धब्बा था क्या ये अटैक? क्यों?
मान लीजिए किसी का कत्ल करना है, मन हो रहा है भाई हमको मारना है फलाने को, मार दो, गोली मार दो, खत्म। लेकिन आप गोली न मारकर उसके हाथ अलग काट रहे हैं, पैर अलग काट रहे हैं, आंखें अलग निकाल रहे हैं, कान अलग काट रहे हैं, मीन्स दिस इज द स्कार ऑफ ह्यूमैनिटी। आप मानवता पर धब्बा हैं। आपने बहुत गलत काम किया ये करके। तो अगर आपको इतना नुकसान ही करना था तो ब्लास्ट करने की क्या जरूरत थी? किसी और तरीके से युद्ध करके कर लेते ना चीजें जो होती हैं। ह्यूमैनिटी के खिलाफ तो नहीं होता ना युद्ध। उसमें आप भी मारेंगे, वो भी मारेंगे, सामने वाले को भी हक मिलता है ना मारने का। अब इसमें तो आपने ब्लास्ट कर दिया, देखिए सबकी बॉडी जल रही है। बॉडी ऐसे पिघल पिघल कर गिर रही है, कपड़े हैं नहीं, प्यास लग रही है, क्या हालात हैं। तो ये सबसे ज्यादा निंदनीय काम किया था अमेरिका ने। अब कहाँ गए? हाउएवर, हालांकि द जैपनीज विदस्टूड द कैलेमिटी। जैपनीज तो इस कैलेमिटी को विदस्टूड कर गए, ओवर पावर कर गए। एंड विद देयर इनडोमिटेबल स्पिरिट, इनडोमिटेबल विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, और अपनी अनकॉन्करेबल स्पिरिट के साथ और हार्ड वर्क के साथ फिर से खड़े हैं। आज भी देखो जापान खड़ा है। seemed and gradually rebuilt their shattered city and their world। और धीरे धीरे उनकी जो सिटी है, उनका जो दुनिया है, वो अब रिबिल्ड होती जा रही है। दस दिस इज एन एंटी वॉर पोम। आपके पास क्वेश्चन आएगा, हाउ कैन यू से दिस इज एंटी वॉर पोम? ये एक एंटी वॉर पोम है जो डिपिक्ट करती है ऑफ द हॉरर्स, जो भी हॉरर्स हैं न्यूक्लियर वॉर के, उसको डिपिक्ट करती है। इट टॉक्स अबाउट द ह्यूमिलिएशन। ये बात करती है ह्यूमिलिएशन की, एम्बेरेस फील कराना किसी को। यहाँ इंसानों को एम्बेरेस फील कराया गया है इस बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए। नेकेडनेस को दिखाती है, नेकेडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी की, मानव कितना नेकेड हो गया है बॉम्बिंग के द्वारा। ग्रेटर, क्या लिखा है? ग्रेटर वॉज द शॉक दैट पैरालाइज देम। इतना ग्रेटर शॉक था जिससे ये लोग पैरालाइज्ड हो गए, रेंडरिंग देम इनकैपेबल, की पूरी तरीके से इनकैपेबल हो गए ऑफ रिएक्टिंग। वो रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो सब नेकेड है। इट हाईलाइट्स द मोरल नेकेडनेस ऑफ दोस। ये हाईलाइट करता है उन लोगों की मोरल नेकेडनेस को हु परपिचुएटेड सच अ ब्रूटल एक्ट ऑफ देम। किसकी मोरल नेकेडनेस है? जिन्होंने परपिचुएट किया, जिन्होंने स्टार्ट किया सच अ ब्रूटल एक्ट, इस टाइप का ब्रूटल एक्ट उन पर, उनकी नेकेडनेस को दिखाता है ये पोम, या ये जो भी ब्लास्ट वगैरह हुआ है। ये दिखाता है कि इंसानी तौर पर जिन लोगों ने भी इस ब्लास्ट को परपिचुएट किया, फॉलो, सपोर्ट किया, स्टार्ट किया, एग्जीक्यूट किया, वो सब मेंटली नेकेड हैं। ये तो हुआ थीम। विक्रम सेठ की है ये। विक्रम सेठ तो अलाइव है अभी शायद। विक्रम सेठ, हम्म, विक्रम सेठ, इंडियन नोवेलिस्ट, 72 ईयर है इस टाइम। 72 ईयर्स के हैं, 1952 का जन्म है इनका। इसका स्टाइल देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िए, जितना वर्कबुक का मैटर पढ़ा रही हूँ सारे क्वेश्चन आंसर्स यहीं से बनते हैं। नैरेटिव टेक्निक क्या अपनाई है इन्होंने? विक्रम सेठ्स पोइटिक स्टाइल हैज मैनी फैकेट्स। फैकेट्स का मतलब होता है पहलू, एस्पेक्ट्स। विक्रम सेठ के पोइटिक स्टाइल के कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। फ्रॉम द यूज ऑफ प्रोज पैटर्न, प्रोज पैटर्न का यूज करते हैं। एपिथेट्स का मतलब होता है एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। इमेजेस यूज करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग नेसेसरी सजेशंस, नेसेसरी सजेशंस देने के लिए, जो इनकॉर्पोरेट कर पाए, जो रिलेट कर पाए उनके विट से, ह्यूमर से, आयरनी से। विट भी दिखाते हैं, हंसी मजाक भी दिखाते हैं, और आयरनिक स्टेटमेंट भी देते हैं। दिस पोम इज इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री के तौर पर है।
मेड बाई हिवाकुशा। हिवाकुशा के द्वारा जो लिखी गई थी जर्नल एंट्री, उसको इन्होंने पोम में कन्वर्ट किया है। ऑन अगस्त 6 1945 को हिबाकुशा, ये जापानीज वर्ड है उन लोगों के लिए जो बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान सरवाइव कर गए। The use of journal form at a reporting device is ingenious because it dispenses with the necessity of using rhyme and other poetic devices। ये जर्नल फॉर्म का जो यूज है